जय हिंद। एक महिला इंस्पेक्टर के खिलाफ 8 लाख रुपए की रिश्वत के बदले 2 मुजरिमों को छोड़ने का आरोप लगता है। इसमें ना सिर्फ इंस्पेक्टर साहब पर आरोप लगता है, बल्कि इसके साथ ही 2 कांस्टेबल पर भी एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जिले के एसएसपी खुद बयान देते हैं और बताते हैं कि जो इंस्पेक्टर है और उसके साथ कांस्टेबल हैं, सभी के सभी भगोड़े हैं, उन पर केस रजिस्टर किया गया है। और जब ये सब डेवलपमेंट होती है तो उसके बाद ये इंस्पेक्टर निकलकर सामने आती है और सोशल मीडिया पर कथित तौर पर ऐसा बयान देती है जिसे सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये महिला इंस्पेक्टर अपने ही डीएसपी पर गलत तरीके से छूने और गंदी नजर रखने का आरोप लगा देती है। इसके साथ ही एसपी पर भी कई गंभीर आरोप लगाती है और कहती है सिर्फ बदला लेने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई और मुझ पर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा पंजाब के जिला मोगा में, जहां पर पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को नशे के साथ बरामद करती है। 3 किलो चरस के साथ गिरफ्तारी होती है अमरजीत सिंह, मनप्रीत सिंह और अमरजीत के बेटे गुरप्रीत की। अब इस गिरफ्तारी के बाद सारा खेल शुरू होता है। मोगा जिले के कोट ईसे खान थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है। आरोप ये लगता है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जो आरोपी हैं उनके साथ रिश्वत के बदले उन्हें छोड़ने के लिए एक डील की गई। आरोप ये लगा कि एक बिचौलिए की मदद से 8 लाख रुपए में इन लोगों के साथ, इन आरोपियों के साथ सौदा तय हुआ और 8 लाख रुपए के बदले 2 लोगों को, यानी अमरजीत के भाई मनप्रीत और उनके बेटे गुरप्रीत को छोड़ दिया गया। सिर्फ अमरजीत सिंह पर केस रजिस्टर किया गया और 3 किलोग्राम चरस के बजाय एफआईआर में सिर्फ 2 किलोग्राम चरस दिखाई गई। इसके बाद पुलिस को खुफिया जानकारी मिलती है, जिसके बाद मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है और जांच में कई तथ्य निकलकर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सही पाए जाते हैं। अब इसके बाद एक केस रजिस्टर किया जाता है इंस्पेक्टर अर्शप्रीत और इसके साथ ही 2 कांस्टेबल गुरप्रीत और राजपाल के खिलाफ। यह केस होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 और 7 के तहत। इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 18 और एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 59 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 59 के तहत अगर ऑफिसर द्वारा ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई जाती और आरोपियों के साथ ही मिलीभगत की जाती है तो मुकदमा दर्ज इस धारा के तहत किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ज्यादातर सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब ये जो एफआईआर दर्ज हुई, इसमें उन 2 लोगों को जिनको कथित तौर पर इंस्पेक्टर द्वारा छोड़ दिया गया था, मनप्रीत और गुरप्रीत, उनको भी नामजद कर लिया जाता है। इसके बाद खुद जिले के एसएसपी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि 3 लोग इस केस में वांटेड हैं। एक इंस्पेक्टर अर्शप्रीत है, दूसरे कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह और तीसरे कांस्टेबल राजपाल सिंह। सभी के सभी इस मामले में फरार चल रहे हैं। इस मामले में दरअसल पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसकी बिना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर की है। अब जब ये पूरा सिनेरियो बन जाता है तो इसके बाद ऐसा लगने लगता है कि इंस्पेक्टर के खिलाफ तलवारें खिंच गई हैं और उनकी सर्विस के लिए चुनौतियां पैदा हो गई हैं। अब 1 अक्टूबर को 3 किलो नशे के साथ जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद जो एफआईआर रजिस्टर हुई और इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भगोड़े करार दे दिए गए, उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट होती है। अचानक से इंस्पेक्टर अर्शप्रीत द्वारा अपने सोशल मीडिया पर एक बड़ी फेसबुक पोस्ट डाली जाती है और उसमें कई ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिन्हें सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इंस्पेक्टर का यह दावा था कि मेरे डीएसपी को बचाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। दरअसल उन्होंने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी, जिसके बाद एसपी और डीएसपी मेरे खिलाफ लामबंद हो गए और इसके साथ ही एसपी साहब ने एक मुकदमे में 4 लोगों को छोड़ने के लिए कहा था। मैंने वो नहीं किया
तो इसलिए मेरे खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई कर दी गई। अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट में इंस्पेक्टर अर्शप्रीत ने कई अहम खुलासे किए और उनमें से 2 आरोप जो बड़े लगाए वो कुछ इस प्रकार है। पहला आरोप, एक तरफ उन्होंने आरोप लगाया एसपी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि एसपी साहब ने एक दिन मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। अब एक हत्या का केस रजिस्टर हुआ था, एक बड़े नामी गिरामी व्यक्ति की हत्या हुई थी। उस मामले में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। अब एसपी साहब ने रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर मुझे कहा कि उन 4 आरोपियों को छोड़ दिया जाए, जबकि मैंने जवाब दिया कि सर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला अदालत में जा चुका है, मैं इन आरोपियों को नहीं छोड़ सकती। अब जब ये घटना होती है तो उसके बाद इंस्पेक्टर का कहना है कि वो अपने थाने में आती है, थाने में आकर एक डीडीआर लिखती है जिसे कहते हैं डेली डायरी रिपोर्ट, जिसे पुलिस आमतौर पर रोज की घटनाएं लिखा करती है। अब उसमें सीधे तौर पर ये इंस्पेक्टर लिखती है कि मुझे एसएसपी साहब के दफ्तर में बुलाया गया, उसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि एक जो बड़ी हाई प्रोफाइल हत्या हुई थी उसके 4 आरोपियों को छोड़ दिया जाए, और जो मुझे ये आदेश प्राप्त हुए वो ओरल ऑर्डर्स थे, ना कि लिखित ऑर्डर। अब इसके बाद जब ये बात एसपी साहब को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पता लगती है तो वो इस इंस्पेक्टर को देख लेने की बात कहते हैं। आरोप के मुताबिक एसपी साहब महिला इंस्पेक्टर को कहते हैं कि डीडीआर कैसे लिखी जाती है ये तुम्हें हम जल्दी सिखाएंगे। वही महिला इंस्पेक्टर एक दूसरी घटना का जिक्र करती हैं जो कि डीएसपी रमनदीप सिंह के साथ घटी थी। दरअसल महिला इंस्पेक्टर का यह दावा था कि वो एक दिन रिसेंटली एक धार्मिक कार्यक्रम में गई, एक महिला अधिकारी के साथ सिविल कपड़ों में, यानी कि सादे कपड़ों में गई, उन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं डाली हुई थी। अब वहां से वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में या यूं कहिए कि कैफे में चली जाती है। वहां पर उन्हें डीएसपी साहब मिल जाते हैं, वो भी वहीं पर खाना खा रहे थे। इस बीच ये तीनों अधिकारी, 2 महिला अधिकारी और डीएसपी साहब बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद आरोप के मुताबिक डीएसपी साहब महिला इंस्पेक्टर को कहते हैं कि तुम मुझे मेरे दफ्तर में आकर मिलना। जब ये महिला इंस्पेक्टर डीएसपी साहब के दफ्तर में पहुंचती है तो डीएसपी साहब आरोप के मुताबिक कहते हैं कि अर्शप्रीत आप भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है और मैं हॉकी का ओलंपियन हूं। जब से मैंने जिले में ड्यूटी ज्वाइन की है तब से मैं आपकी लुक्स और काम करने के स्टाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। मुझे लगता है कि आप समझ रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आरोप के मुताबिक डीएसपी ने कहा कि मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, यानी कि आपके साथ रहना, आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अब इतना कहते कहते इंस्पेक्टर साहब खड़े होते हैं और अपनी टेबल से घूमकर इंस्पेक्टर के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें छूने की कोशिश करते हैं। इस बीच आरोप के मुताबिक महिला इंस्पेक्टर कहती है कि उन्होंने फौरन डीएसपी साहब को इस काम के लिए ना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाइए। हालांकि डीएसपी साहब जब महिला इंस्पेक्टर विरोध करती हैं तो उसके बाद पीछे हट जाते हैं और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सॉरी भी फील करते हैं। इसके बाद महिला इंस्पेक्टर वहां से चली आती है और वो सीधा एसएसपी साहब से इसकी कंप्लेंट करने के बारे में सोचती है। महिला इंस्पेक्टर के मुताबिक जब वो एसएसपी को कंप्लेंट करने के लिए पहुंची तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस डीएसपी ने तो तुम्हारे खिलाफ शिकायतें की हुई है जिनकी डिपार्टमेंट में जांच की जा रही है। अब महिला इंस्पेक्टर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा करते हुए कहा, जिस केस में फंसाने की मुझे कोशिश की जा रही है ना तो मैंने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया, यानी कि मैं उस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं, उस केस की आईओ कोई और है, उस मामले में रिकवरी भी मैंने नहीं की, उस मामले के जो आरोपी हैं उनसे मैं कभी नहीं मिली, ना मैं उन्हें जानती हूं। इसके साथ ही महिला इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि जो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है बलजीत कौर, उसे लगातार प्रेशराइज करने की, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक दबाव बनाया जा रहा है। महिला इंस्पेक्टर ने यह भी कहा कि जो उस मामले में नशे की खेप के साथ पकड़े गए थे उन पर भी दबाव बनाया गया कि मेरे खिलाफ रिश्वत मांगने की स्टेटमेंट दर्ज करवाई जाए। महिला इंस्पेक्टर के इन आरोपों के बाद एक तरह से हड़कंप सा मच गया और इस केस को लेकर सभी लोगों की रुचि पैदा हो गई। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। इन दोनों ही मामलों की इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा, माननीय अदालत का जो भी फैसला होगा वही अंतिम तथ्य और अंतिम सत्य होगा।
इस पूरे मामले से बहरहाल हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है, एक तो पेशेंस, वो बहुत जरूरी है, ईमानदारी और नैतिकता बहुत जरूरी है। इस मामले में इंस्पेक्टर गुनहगार भी हो सकती है। अगर वो गुनहगार है तो हमें समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार की राह पर चलना पूरी तरह से गलत है। मगर इंस्पेक्टर निर्दोष भी हो सकती है, तो उस मामले में, उस केस में हमें समझना चाहिए कि नौकरी को बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कई बार ईमानदार आदमी के लिए भी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। जय हिंद।